ایک स्नाइपर की सनसनीखेज दास्तान जो तन्हा दुश्मन की फौजों से नबर्द आजमा रहा। आपके लिए पेश खिदमत है। कहानी की तरफ जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। इस दरख्त की शाख पर बैठे मुझे 12 घंटे होने को थे। मैं बस अपने हाथ पांव को महदूद हरकत देकर अपने आज़ा को सुन होने से बचा सकता था। इससे ज्यादा हरकत करने की अय्याशी मेरी किस्मत में नहीं थी, लेकिन ये सब मेरे लिए इतना ज्यादा भी मुश्किल नहीं था कि मुझे अपने फर्ज से बाज रखता। दौरान ट्रेनिंग में 36 घंटे इससे भी महदूद जगह पर बैठकर गुजार चुका था, बल्कि एक मर्तबा तो मुझे 48 घंटे गुजारने पड़ गए थे। लेकिन इसमें भी शक नहीं कि ट्रेनिंग और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क होता है। ट्रेनिंग होती ही गलतियां सुधारने के लिए है, जबकि हकीकत में गलती करने का मतलब अपनी जान गंवाना होता है। खासकर एक स्नाइपर के लिए गलती का तसव्वुर मुहाल है। हमारे उस्ताद कहा करते थे कि स्नाइपर के पास फायर करने के लिए सिर्फ एक गोली होती है। अगर वो गोली हदफ को छू न सके तो दर्दनाक मौत स्नाइपर का मुकद्दर बन जाया करती है। मेरे पसंदीदा उस्ताद राव तसव्वुर का कौल इस बारे में और भी मुतशद्दद है। उनके मुताबिक स्नाइपर के पास फायर करने के लिए 2 गोलियां होती हैं। पहली गोली हदफ के लिए और अगर वो खता हो जाए तो दूसरी गोली अपने लिए, क्योंकि दुश्मन के हाथ आने का मतलब जिंदा दरगोर होना होता है। अलबत्ता गोली के निशाने पर लगने की सूरत में ऐसी अफरा तफरी और इंतशार फैलता है कि स्नाइपर की तरफ लोगों का ध्यान हट जाता है। यूं भी स्नाइपर का हदफ अहम शख्सियात को ही निशाना बनाना होता है, लेकिन अमली जिंदगी में आने के बाद ये कहने में हक बजानिब हूं कि इसके बरक्स होना भी मुमकिन है, क्योंकि एक बार हमारा एक साथी नाकाम फायर करने के बाद भी अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया था, और उसकी वजह उसका आहनी इरादा, बेहतरीन कैमोफ्लाज और निशानेबाजी में आला दर्जे की महारत थी। गो असल हदफ खुशकिस्मती से बच गया था, मगर उसके 8-9 मुहाफिज हमारे स्नाइपर ने चुन चुन कर मार डाले थे। मजबूरन दुश्मन को स्नाइपर पकड़ने से ज्यादा अपनी जान बचाने की फिक्र हुई और वो मजीद कुमक की तलाश में मैदान छोड़कर भाग गए। उनकी वापसी तक हमारा साथी वहां से गायब हो चुका था। दर हकीकत एक स्नाइपर को निशानाबाजी में महारत के साथ ज़हनी तौर पर भी चाको चौबंद और होशियार होना चाहिए, ताकि हालात के मुताबिक बेहतर फैसला कर सके। उसके साथ उसे छुपने की जगह का चुनाव करते वक्त वहां से फरार होने के रस्तों को भी निगाह में रखना चाहिए कि किसी भी नागहानी सूरत हाल में वहां से भागकर अपनी जान बचा सके। उस वक्त मेरे हाथ में ऑस्ट्रिया की बनी हुई SSG 69 राइफल थी, जिसे स्टायर स्नाइपर राइफल कहते हैं। गो आज इससे कहीं ज्यादा बेहतर और म्यारी राइफलें दस्तयाब हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि इसकी अफादियत अच्छी राइफलों की मौजूदगी में कम हो गई है। इससे 800 गज तक किसी आदमी को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। इसकी मैगजीन में 5 गोलियों की गुंजाइश होती है, लेकिन हर बार फायर करने के बाद राइफल दोबारा कॉक करनी पड़ती है, जिसे आम जबान में बोल्ट एक्शन कहा जाता है। उस वक्त मैंने जिस जगह का इंतखाब किया था वहां से हदफ का फासला 700 गज बनता था। सब्ज दरख्त की मुनासिबत से मैंने अपने लिबास के ऊपर सब्ज रंग का गिली सूट पहना हुआ था। गिली सूट स्नाइपर का वो मखसूस लिबास होता है जो उसे इलाके की मुनासिबत से छुपने में मदद देता है। सहराई इलाके में रेतले रंग का गिली सूट जो खुश्क झाड़ियों से मेल खाए, बंजर और खुश्क इलाके में मटियाले रंग का गिली सूट, मुकम्मल बर्फीले इलाके में सफेद रंग का गिली सूट और सरसब्ज इलाके में गहरे सब्ज रंग का गिली सूट स्नाइपर को छुपने में मदद देता है। यूं भी स्नाइपिंग में छुपने की अहमियत इतनी ही अहम है जितनी हदफ को निशाना बनाने की, क्योंकि खुद को छुपाकर ही एक स्नाइपर हदफ तक रसाई हासिल कर सकता है। रवाना होने से पहले ही स्नाइपर ने मंसूबा बंदी की होती है कि वो किस किस्म का गिली सूट साथ लेकर जाएगा। बाज़ औक़ात उसे मंसूबे के मुताबिक छुपने की जगह नजर नहीं आती। ऐसी हालत में वो वक्ती तौर पर घास फूस, दरख्तों के पत्तों या अपने जिस्म को कीचड़ में लथपथ करके इलाके की मुनासिबत से अपना कैमोफ्लाज कर लेता है। मैंने पुश्त पर बंधी पानी की बोतल के प्लास्टिक पाइप को मुंह में लेकर थोड़ा सा पानी पिया। मौसम काफी खुशगवार था, वरना तो गर्मी स्नाइपर के लिए अजियत का बायस बनती है। इसी तरह पानी खत्म होने की सूरत में प्यास की ज्यादती भी एक मुस्तकिल अजाब की सूरत इख्तियार कर लेती है। टेलीस्कोप साइड में झांक कर मैं दाएं बाएं के इलाके को देखने लगा। अतराफ में छदरे छदरे दरख्त फैले हुए थे। मेरे हदफ ने दाएं जानिब से नमूदार होना था, मगर मैं उस समत की दूर तक निगरानी नहीं कर सकता था कि मैंने अपनी मचान बनाने के लिए मोड़ के करीब जगह को पसंद किया था। वहां से मोड़ तक का फासला करीबन 2 किलोमीटर बनता था। मैंने आंखें बंद करके एक लहजे के लिए 2 शाखे के साथ सर टिका दिया। हल्की सी गुनूदगी का एहसास हुआ
और मैं सर झटक कर नींद को भगाने लगा। जरा सी नींद भी मुझे तकमील मकसद से गाफिल कर सकती थी। ट्रेनिंग की इब्तिदा ही में हमें जोड़ियों की सूरत में हर काम करना सिखाया गया था, क्योंकि स्नाइपर्स का जोड़ियों की सूरत में काम करना निहायत ही मुफीद होता है। इस मिशन में मेरा साथी हवालदार सादिक था, मगर बदकिस्मती से सरहद पार करते हुए उसके पांव में मोच आ गई थी और मुझे मजबूरन उसे यहाँ से चंद मील पीछे सरहद की जानिब एक महफूज मकाम पर छोड़ना पड़ गया था। वो मुझसे सीनियर था, बल्कि मेरा उस्ताद था, और इस मिशन की तकमील की असल जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। पांव में मोच आने के बाद वो वापसी के हक में था, मगर मैं अकेला जाने पर बज़िद हुआ कि मेरा पहला मिशन था और पहली बार ही मुंह उठाकर वापस हो जाने में मुझे सुबकी महसूस हो रही थी। उम्मीद थी मेरी वापसी तक उसने चलने के काबिल हो जाना था। मैंने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह दौड़ाई। घड़ी की सुइयां 6:30 का हिंसा उबूर कर रही थी। मैं सुबह 5 बजे से पहले दरख्त पर सवार हुआ था। उस वक्त सूरज गुरूब होने की मुकम्मल तैयारी कर चुका था। यकीनन मेरे हदफ की आमद अगली सुबह तक के लिए मुलतवी हो गई थी कि इस इलाके में रात की हरकत न होने के बराबर थी। मैंने आखिरी बार दाएं बाएं देखा और हाथ फैलाकर अंगड़ाई लेने लगा। मजीद चंद मिनट में अपने मुख्तलिफ आज़ा को हरकत देकर सुस्ती को भगाया और फिर स्मॉल पैक में से भुने हुए चने निकाल कर खाने लगा। चने खाकर मैंने पानी पीने के लिए वाटर पाइप को मुंह लगाया तो 2 घूंट से ज्यादा पानी न मिल सका। मैं आते वक्त एक चश्मा ताड़ आया था, मगर वहां तक जाने के लिए मुझे अंधेरा होने का इंतजार करना था। दुश्मन का इलाका था। मेरी नक्लो हरकत किसी की निगाह में आने का मतलब मिशन से हाथ धो बैठना था। अंधेरा होते ही मैं दरख्त से नीचे उतर आया। स्मॉल पैक से अमेरिकन नाइट विजन साइट निकालकर उसके साथ लगे तस्मों की मदद से साइट आंखों पर बांधी। साइट ऑन करते ही उसका अंदरूनी पैटर्न रोशन हुआ और मुझे हर तरफ हल्का सब्ज दिखाई देने लगा। अंधेरी रात में वो साइट मुझे 12-13 तारीख के चांद के बराबर इर्द गिर्द का इलाका रोशन दिखा रही थी। राइफल कंधे से लटकाकर मैंने पिस्टल हाथ में पकड़ लिया, क्योंकि स्नाइपर राइफल से तेजी से फायर करना मुमकिन नहीं होता। हर स्नाइपर अपने साथ स्नाइपर राइफल के अलावा कोई अच्छी साख्त का पिस्टल जरूर रखता है, ताकि बवक्त जरूरत उसे काम में ला सके। पिस्टल की नाल पर साइलेंसर फिट था। 30 राउंड की लंबी मैगजीन लगाकर ग्लॉक 19 किसी भी तरह क्लैशनकोफ से कम मुफीद नहीं था। एक स्नाइपर को स्नाइपर राइफल के साथ पिस्तौल के इस्तेमाल में भी महारत हासिल करना जरूरी होता है, और बिलाशुबा मैं पिस्तौल के इस्तेमाल में खुसूसी महारत रखता था। चश्मे की तरफ कदम बढ़ाने से पहले मैंने फितरी तकाजा पूरा किया और फिर चश्मे की तरफ बढ़ गया। वो पहाड़ी इलाका था। जुलाई के महीने में भी मौसम अच्छा खासा सर्द था। दिन की रोशनी में दूर नजर आने वाली ऊंची चोटियों पर बर्फ की सफेदी देखी जा सकती थी। गो दिन को सूरज की तमाजत माहौल को काफी हद तक गर्मा देती थी, मगर ये हिद्दत भी खुशगवार असर लिए होती थी। चश्मा मचान से करीबन 1.5 किलोमीटर दूर था। इस करीबन 1.5 किलोमीटर में 25-30 गज की कमी बेशी हो सकती थी, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि एक स्नाइपर के लिए फासलों का अंदाजा लगाना बेकार का मशगला नहीं, ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, जो बाद को अमली जिंदगी में काम आता है। अतराफ का जायजा लेते हुए मैं नॉर्मल रफ्तार से चश्मे की तरफ बढ़ता गया। जंगली जानवरों से मुठभेड़ होने का खतरा न होने के बराबर था। गो इस इलाके में कभी कभार रीछ और शेर नजर आ जाते हैं, मगर ऐसा वाकया खाल खाल ही पेश आता है। अलबत्ता वहाँ लोमड़ कसीर तादाद में मौजूद हैं। दुश्मन के गश्ती दस्ते भी चूंकि पहले से मौजूद रस्तों पर गश्त करते रहते हैं, इसलिए उनकी तरफ से भी मैं बेफिक्र था। लेकिन किसी भी किस्म की अनहोनी, अचानक सर पर पड़ने वाली उफ्ताद का गुमान, उसके साथ रात का अंधेरा, अनजान इलाका, दुश्मन की सरजमीन और तकमील मकसद से पहले किसी हादसे का खतरा, और इस जैसे कई एक एहसासात बहरहाल मेरे दिल में जरूर जागुज़ी थे। हल्की हल्की हवा चलना शुरू हो गई थी। ये हवा सर्दी बढ़ाने का सबब बनती है, क्योंकि ये बर्फीली चोटियों से घूम फिर कर यहाँ पहुँचती है। चश्मे के करीब पहुँचकर मैं बैठ गया और हाथों का ओक बनाकर पानी पीने लगा। निहायत ठंडा और शीरीं पानी था। खूब सेर होने के बाद मैंने स्मॉल पैक से प्लास्टिक की बोतल निकाली और उसे भरने लगा। बोतल भरकर मैंने स्मॉल पैक में रखी और वापस चल पड़ा। लेकिन वापस चलने से पहले मैंने कुतबी सितारे को देखकर समत का तायुन जरूरी समझा था। गो मेरे पास कंपस भी मौजूद था, लेकिन आसमान साफ होने की वजह से उसकी जरूरत मुझे महसूस नहीं हुई थी। एक स्नाइपर के जरूरी सामान में कंपस, दूरबीन, नाइट विजन साइट, नक्शा, चाकू, रस्सी, विंड मीटर, टॉर्च, लाइटर या माचिस और वायर कटर वगैरह की मौजूदगी निहायत जरूरी है। वापस जाते हुए मेरे जहन में अपने सीनियर की हिदायत उजागर हो गईं, जो उसने मिशन पर रवाना होने से पहले हमें दी थी। 28 या 29 जुलाई को इस इलाके में ब्रिगेडियर प्रकाश की आमद मुतवक्के है। उसने दीवार पर टंगे बड़े से नक्शे पर सब्ज रंग के लेजर पॉइंट की रोशनी से एक मखसूस जगह की निशानदही की, और ये वही बदबख्त है जिसके हुक्म से इस सरहदी पट्टी पर आए रोज गोलाबारी जारी रहती है। उसने मखसूस रस्ते की निशानदही के साथ नक्शे के साथ लटकी एक बड़ी सी तस्वीर पर लेजर पॉइंटर की रोशनी डाली। वो तस्वीर ब्रिगेडियर प्रकाश की थी। हमारे सीनियर की गुफ्तगू जारी रही। सरहद के सुकून को तहबाला कर दिया है खबीस ने।
गो इस बेमकसद गोलाबारी से सरहदी इलाके के मजलूम शहरी ही बेसुकून रहते हैं, बल्कि कई एक के जख्मी और जांबाहक होने की खबरें भी तवातुर से मिलती रहती हैं। इसलिए ऐसे शरपसंद जो अमन मुआहिदे को खातिर में लाए बगैर अपनी कार्रवाइयां जारी रखें, जिंदा रहने का हक खो देते हैं। ये ऐसा खबीस शख्स है कि इसकी अपनी सिपाह इससे सख्त नाला है। इसे यहाँ तयनात हुए 4 माह होने को हैं और इन 4 माह में शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरा हो जब इसके हुक्म से दुश्मन की तोपें खामोश हुई हों। अब हमें बावसूख जराए से खबर मिली है कि ये अगले मोर्चों के मुआयने के लिए इन 2 तारीखों में आने वाला है। यकीनन इस बदबख्त ने कोई नई शरारत सोचनी है। हम इसकी शरारतों से खौफजदा नहीं, लेकिन शरारत करने वाले का सद्देबाब अगर मुमकिन हो तो सुस्ती नहीं करनी चाहिए। और सादिक, आप सीनियर हैं, इससे पहले भी कई बार सरहद पार जाकर कामयाबी से हमकिनार हो चुके हैं, जबकि राजा ज़ीशान हैदर पहली मर्तबा किसी मिशन पर जा रहा है। इसे अच्छी तरह समझाना ताकि आइंदा ये भी आपकी तरह एक अच्छे स्नाइपर के तौर पर सामने आ सके। यूं भी ये आपका होनहार शागिर्द है और ज़ीशान, आप खुशकिस्मत हैं कि पहला मिशन अपने उस्ताद की ज़ेर निगरानी पूरा करोगे। अब वो सीनियर तजुर्बाकार स्नाइपर और मेरा उस्ताद जिसके सर पर तकमील मिशन का बोझ था, यहाँ से करीबन 5 किलोमीटर दूर बेबसी की हालत में पड़ा था और मिशन की सारी जिम्मेदारी एक नौ आमोज स्नाइपर यानी मुझ पर आन पड़ी थी। गो जख्मी होने के बाद उस्ताद सादिक ने मिशन को अधूरा छोड़कर वापस जाने का मशवरा दिया था, मगर मेरे इसरार पर उसे जरूरी हिदायत और नेक ख्वाहिशात के साथ मुझे रुखसत करना पड़ा था। वो 2 घंटे तक मुझे समझाता रहा था और हकीकी बात है कि मुझे अपनी सारी ट्रेनिंग से उस्ताद सादिक की आखिरी हिदायत ज्यादा मौसर लगी थी, क्योंकि ये हिदायत अमली जिंदगी की ऐन इब्तदा थी। दरख्त के करीब पहुंचकर मैं आगे निकलता चला गया। जिस जगह हदफ को निशाना बनाना था वो एक ऐसी जगह थी जहां कुदरती तौर पर 1-2 पत्थर उभरे हुए थे। इस तरह के उस रास्ते से गुजरने वाली गाड़ियों के लिए एक कुदरती स्पीड ब्रेकर सा बन गया था। उस जगह से 50-60 गज मुखालिफ समत में एक जगह मैंने IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव्स डिवाइस 2 पत्थरों के दरमियान जमीन में इस तरह दबाई हुई थी कि दरख्त पर बैठकर उसे निशाना बना सकूं। और इसका मकसद हदफ को निशाना बनाने के बाद ब्रिगेडियर प्रकाश के मुहाफिजों को वक्ती तौर पर खौफजदा करना और उनकी तवज्जो को किसी और जानिब फेरना था। और हकीकत में हदफ को निशाना बनाने के बाद इस IED को हिट करना नामुमकिन नहीं तो बहुत ज्यादा मुश्किल जरूर था। और एक स्नाइपर की असल पहचान यही होती है कि उसे हमेशा अपने निशाने पर एतमाद होता है। आज 28 जुलाई का दिन गुजर गया था और कल ब्रिगेडियर प्रकाश की आमद यकीनी थी। मैंने देखभाल और खूब सोच समझकर दुश्मन की आमद की समत से बाएं जानिब एक दरख्त पर आरजी मचान बनाई थी। बाएं समत जगह चुनने में एक तो ये फायदा था कि ब्रिगेडियर प्रकाश ने ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर बैठा होना था, इसलिए लामुहाला उसने बाएं साइड पर ही होना था। दूसरा, मुझे फरार के लिए भी यही समत मतलूब थी। इस जानिब दरख्त भी कुछ ज्यादा थे। IED के ठीक लगा होने का इत्मीनान करके मैं वापस दरख्त के पास आया और मचान में लेटकर सो गया। खुद को रस्से से बांधना मैं नहीं भूला था, वरना दूसरी सूरत में नीचे गिरकर मैं जख्मी या हलाक हो सकता था। सारे दिन की थकन और बेआरामी के बावजूद मैं रात को अच्छी तरह नहीं सो सका था। बार बार आंख खुल जाती थी। एक बार तो सीटी की आवाज सुनकर मैं बेसाख्ता चौंक उठा और दोबारा सीटी बजने पर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी, क्योंकि गुनूदगी भागते ही मैंने आवाज को पहचान लिया था। ये उस इलाके में मौजूद एक बड़े साइज के चूहे की आवाज थी जो जिसामत में बिल्ली से भी बड़ा होता है। इसका मकामी नाम तरशून है। अपने बिल के धाने पर खड़ा होकर जब ये जोरदार आवाज निकालता है तो बिल्कुल यूं महसूस होता है जैसे सीटी बजाई जा रही हो। सुबह तड़के उठकर मैं जरूरियात फितरत से हम कलाम हुआ और फिर दरख्त पर चढ़कर ऊँघने लगा। दुश्मन की आमद बादस दोपहर मुतवक्के थी, क्योंकि इस रैंक के ऑफिसर का सुबह तड़के जागना एक मजाक ही मालूम होता है। जागने के बाद बजरिया हेलीकॉप्टर ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर में पहुंचना और फिर वहां से अगले मोर्चों के मुआयने के लिए बाय रोड आने में इतनी देर तो बहरहाल हो ही जानी थी, मगर इसके बावजूद बिल्कुल ही बेपरवाह हो जाना मुनासिब नहीं था। धूप के तेज होते ही मैं संभल कर बैठ गया। वक्फे वक्फे से मैं दूरबीन के जरिए इर्द गिर्द के इलाके का जायजा भी ले लेता था। जो ही सूरज ने निस्फ सफर तय किया, मतलूबा समत से एक जीप नमूदार हुई। मैंने दूरबीन आंखों से लगा ली। जीप का नजारा बिल्कुल करीब हो गया था। फ्रंट सीट पर बैठे हुए दोनों जवानों की शक्ल ब्रिगेडियर प्रकाश से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। थोड़ा मजीद नजदीक आने पर उनके रैंक भी नजर आने लगे थे। ड्राइवर के साथ दरमियानी रैंक का एक आदमी बैठा था, जबकि अकबी जानिब 3 आदमी क्लैशनकोफों से लैस खड़े थे। जीप सुस्त रफ्तारी से चल रही थी। यकीनन ये ब्रिगेडियर प्रकाश के आने से पहले रास्ते की देखभाल कर रहे थे। मेरे तने हुए आसाब ढीले पड़ गए थे। वो इसी सुस्त रफ्तारी से उस कच्चे रास्ते पर से गुजरते चले गए। मुझे यकीन था कि इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं। अपने कैमोफ्लाज का बगौर जायजा लेकर मैं ब्रिगेडियर प्रकाश के इस्तकबाल के लिए तैयार हो गया। घुटनों पर रखी राइफल मैंने हाथों में थाम ली थी। टेलीस्कोप साइट के सामने और अकबी तरफ के ग्लास कवर उतार कर मैंने मोड़ की समत शिस्त बांध ली।
سائٹ کے اندر 3 گہری سیاہ لکیریں نظر آ رہی تھیں. 2 لکیریں دائیں بائیں سے درمیان کی طرف آ رہی تھیں اور ایک قدرے موٹی لکیر تھی جو نیچے سے اوپر کی جانب اٹھ کر جا رہی تھی. یہ لکیر نیچے سے موٹی تھی اور اس کا اوپری سرا بالکل باریک تھا. تینوں لکیریں درمیان سے ذرا پہلے ختم ہو جاتی تھیں. اگر نیچے والی لکیر کو اوپر کی طرف مکمل اٹھا دیا جاتا تو سائٹ کے اندر بڑا سا جمع کا نشان بن جاتا. اسی عمودی لکیر کا اوپری سرا میرا شستی نقطہ تھا، یعنی ٹارگٹ پوائنٹ. دشمن کی گشتی جیپ کو گزرے گھنٹہ گزرا ہوگا. ایک دم موڑ سے 3 گاڑیاں نمودار ہوئیں، 2 کھلی چھت کی جیپیں اور درمیان میں چھت والی ٹویوٹا جیپ. درمیانی رفتار سے چلتے ہوئے تینوں گاڑیوں نے کلومیٹر بھر کا فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک مجھے ٹویوٹا جیپ کے شیشوں کا کالا رنگ نظر آیا. میرا دل بیٹھنے لگا. ہدف کو میں نے سائڈ سے نشانہ بنانا تھا اور کالے شیشوں کی وجہ سے ہدف کا نظر آنا بالکل ناممکن تھا. اس کا ایک حل تو یہی تھا کہ میں سامنے سے جیپ کو نشانہ بناتا، مگر ایسی صورت میں ہدف کا فاصلہ مجھ سے بڑھ جاتا جس کے باعث درست نشانہ لگانا ممکن نہیں تھا. اس رائفل سے 800 میٹر تک درست نشانہ لگایا جا سکتا تھا. اگر 800 میٹر سے فاصلہ بڑھ جاتا پھر نشانے کی درستی یقینی نہیں تھی. میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس منحوس کی جیپ کالے شیشوں والی ہوگی. یوں بھی آرمی میں جیپوں کے کالے شیشے اس سے پہلے میری نظر میں نہیں گزرے تھے. ایک دم مجھے اپنا مشن ناکام ہوتا دکھائی دیا. میرے پاس سوچنے کے لیے 2-3 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں تھا. بریگیڈیئر پرکاش نے واپسی کے لیے دوسرا راستہ اختیار کرنا تھا جو جہاں سے 15-20 کلومیٹر دور تھا. بریگیڈیئر پرکاش سے پہلے وہاں تک پہنچنا میرے لیے ناممکن تھا. اگر میں بہت زیادہ تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتا اور کسی نہ کسی طرح وہاں پہنچ بھی جاتا تب بھی خود کو چھپا کر دشمن کے خلاف کوئی پروگرام سوچ کر اس پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا تھا. استاد صادق نے آخری نصیحت میں کہا تھا کہ ایک تربیت یافتہ سپاہی کا مشن میں ناکام ہونے کے بعد زندہ واپس لوٹنا بھی آدھی کامیابی ہوتی ہے. مگر میں اپنے مشن میں آدھی کامیابی پر اکتفا نہیں کر سکتا تھا. گاڑیوں کا فاصلہ ہر گزرتے سیکنڈ کم ہوتا جا رہا تھا. رائفل کے بیرل پر سائلنسر فٹ تھا اور فائر ہوتے وقت صرف ہلکی سی ٹھک کی آواز اٹھنی تھی جو فائر کی جگہ سے زیادہ چند گز دور ہی جا سکتی تھی. اور پھر فیصلہ کن لمحہ آن پہنچا. اگلی جیپ میرے سامنے سے گزری. بریگیڈیئر کا ٹویوٹا اس سے 20-25 گز پیچھے تھا. میں سیکنڈ بھر میں ایک نتیجے پر پہنچا اور شست لیتے ہوئے ٹریگر دبا دیا. ٹھک کی آواز کے ساتھ بلٹ نے مزل کو چھوڑا اور اسی لمحے سب سے آگے والی جیپ کا پچھلا ٹائر زوردار دھماکے سے پھٹ گیا. جیپ ہلکے سے لہرا کر رک گئی. جیپ میں کھڑے باوردی ہتھیار بردار جوان چھلانگے لگا کر نیچے اترے اور چاروں طرف سرسری نظر دوڑا کر ٹائر کی طرف متوجہ ہو گئے. تینوں گاڑیاں رک گئی تھیں. سب سے آخری جیپ میں موجود ہتھیار بردار جوانوں نے بھی جیپ سے اتر کر اطراف میں پوزیشن اختیار کر لی تھی. اس دوران میں نے کاکنگ ہینڈل کو کھینچ کر رائفل اس احتیاط سے دوبارہ کاک کر لی تھی کہ خالی کیس نیچے زمین پر نہ گرنے پائے. پتھریلی زمین پر تانبے کا کیس اچھی خاصی آواز پیدا کر سکتا تھا. اگلی جیپ کے ڈرائیور نے جیپ کی عقبی طرف بندھا فالتو ٹائر کھولنا شروع کر دیا تھا. اس وقت میری دعائیں رنگ لائیں اور میری ترکیب کو کامیابی کی جھلک نظر آئی. بریگیڈیئر پرکاش نے اپنی جانب کا شیشہ نیچے کر کے سر باہر نکالا. شاید وہ اگلی جیپ والوں کو کوئی ہدایت دینے والا تھا یا خالی ایک نظر باہر دیکھنا چاہتا تھا. مجھے اس کے ارادے سے کوئی غرض نہیں تھی. شیشے کے نیچے ہوتے ہی میری انگلی نے ایک جھٹکے سے ٹریگر کی آزادانہ حرکت کو پورا کرتے ہوئے مکمل ٹریگر دبا دیا. سر میں لگنے والی گولی چیخنے کا موقع نہیں دیتی. طاقتور بلٹ نے اس کا آدھا سر اڑا دیا تھا. ڈرائیور بلند آواز میں چیخا اور جیپ کا دروازہ کھول کر باہر نکلا. باقی سب بھی اس طرف متوجہ ہو گئے. میں نے ان سے نظر ہٹا کر ایک بار پھر رائفل کاک کی اور IED کی جگہ پر شست باندھ کر تیسری گولی فائر کر دی. کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا. اسی وقت تمام ہتھیار برداروں نے اچانک فائر کھول دیے. کلیشنکوفوں کی فائر کی تڑتڑاہٹ سے ماحول گونج اٹھا تھا. چونکہ کسی کو ابھی تک میرے چھپنے کی جگہ کے بارے میں معلوم نہیں ہوا تھا اس لیے وہ چاروں طرف گولیاں برسا رہے تھے. جیپ کی عقبی نشست کھول کر 2 آفیسر باہر آئے اور تمام کو اندھا دھند فائرنگ کرنے سے منع کرنے لگے. یقیناً بریگیڈیئر پرکاش کے بعد وہی 2 سینئر تھے. ہمارے استاد صوبیدار راؤ تصور کہا کرتے تھے کہ کسی بھی فوجی دستے کو اگر سراسیما اور حواس باختہ کرنا ہو تو ان کے کمانڈر کو ختم کر دو. کمانڈر کی غیر موجودگی میں وہ دستہ بھیڑوں کا ریوڑ بن جاتا ہے. اپنے استاد کا سنہری قول اس وقت میرے دماغ میں گونجا اور میں نے ٹویوٹا جیپ سے برآمد ہونے والے دونوں آفیسرز میں سے ایک کا نشانہ لے کر فائر کر دیا. وہ اچھل کر نیچے گرا. دوسرا ایک لمحے کے لیے شوق کی کیفیت میں آ گیا تھا. موقع غنیمت جانتے ہوئے میری رائفل نے میگزین میں موجود آخری گولی اگلی اور دوسرا بھی اس کے قریب گر کر بن پانی کی مچھلی کی طرح پھڑکنے لگا. میں نے سرعت سے میگزین بدلی کی. اس وقت وہاں 8 بندے زندہ نظر آ رہے تھے. ان میں سے ایک کی کلیشنکوف کا رخ انہی درختوں کی طرف تھا جہاں میں چھپا ہوا تھا. میں نے دفاعی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے اسی سے جان چھڑانے کا سوچا اور اگلے لمحے وہ مرغ بسمل کی طرح تڑپ رہا تھا. اصولاً مجھے بریگیڈیئر پرکاش کے مرتے ہی وہاں سے فرار ہونا چاہیے تھا
मगर दुश्मन की कम तादाद और अपनी गोलियों को मुसलसल निशाने पर लगता देखकर मेरा हौसला बढ़ गया था। बकौल उस्ताद मोहतरम, स्नाइपर की मिसाल अंधेरे के तीर जैसी होती है कि जाने किस वक्त कहां से निकलकर गर्दन से पार हो जाए। नजर न आने वाले दुश्मन का खौफ दिखाई देने वाले दुश्मन से कई गुना ज्यादा होता है। अगली ठक ने एक और जिंदगी छीन ली। कोई चीखा, भागो, हम दुश्मन के घेरे में हैं। एक आदमी ने आखिरी जीप स्टार्ट करके रिवर्स गियर लगाया, मगर चंद गज से ज्यादा पीछे हटना उसे नसीब न हो सका। मेरी चलाई हुई गोली ने उसे स्टीयरिंग पर लेटने पर मजबूर कर दिया। बाकी आदमी गाड़ियों का ख्याल दिल से निकाल कर सरपट दौड़े। मेरी राइफल की रेंज से निकलने से पहले दो मजीद रूहें अपने फानी जिस्म से रूठ कर महवे परवाज हो चुकी थी। वो सरपट मोड़ की तरफ भागते जा रहे थे। मुसलसल अपने साथियों को लाशों में तब्दील होता देखकर उनके सोचने समझने की सलाहियतें मफकूद हो चुकी थीं, जबकि मेरा हौसला आसमान को छू रहा था। उनके आउट ऑफ रेंज होते ही मैं सुर्रत से नीचे उतरा और दरख्तों की आड़ लेकर वापस चल पड़ा। के ऊपर पहना गिली सूट गो चलने में रुकावट पैदा कर रहा था, मगर छुपाव के लिए बहुत जरूरी था। गिली स्कॉटलैंड में इस्तेमाल होने वाली एक इस्तिलाह है जो एक जमाने में उन खास दारोगों के लिए इस्तेमाल होती थी जो अपने बादशाह की जमीनों में नाजायज तौर पर शिकार खेलने वालों से हिफाजत करते थे। इसके साथ साथ गिली घास में मुकम्मल तौर पर छुपकर बिला हरकत पड़े रहते और हिरन का इंतजार करते। मुनासिब वक्त आने पर कूद पड़ते और उसे हाथों से दबोच लेते। फिर बादशाह के हुजूर पेश होकर हिरन का तोहफा देते और इनामो इकराम से नवाजे जाते। इसी उसूल को मद्देनजर रखते हुए आजकल के दौर में स्नाइपर अपने आप को दुश्मन से बचाने के लिए अपने इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक खुद को ढाल लेते हैं। आज के जदीद दौर में गिली सूट ने इतनी तरक्की कर ली है कि मुख्तलिफ ममालिक आला दर्जे के गिली सूट तैयार कर रहे हैं जो हर इलाके में इस्तेमाल हो सकते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक के स्नाइपर यही गिली सूट इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं गिली सूट उतारे बगैर चलता गया। वहाँ से मैं जितना जल्द गायब हो जाता उतना बेहतर था। जल्द ही दुश्मन ने इस इलाके को घेरे में ले लेना था। पकड़े जाने की सूरत में उन्होंने मेरे साथ जो करना था उसका अंदाजा लगाने के लिए किसी अक्ल बीना की जरूरत नहीं थी। मैंने चश्मे वाला रास्ता ही इख्तियार किया था। चश्मे के करीब रुककर मैंने सैर होकर पानी पिया और वाटर बॉटल भर कर आगे बढ़ गया। चश्मे से फरलांग भर आगे जाकर उतराई शुरू हो जाती थी। उतराई शुरू होते ही मेरी रफ्तार खुद ब खुद बढ़ गई। चूंकि मैं बाकायदा किसी रास्ते पर नहीं जा रहा था, इसीलिए समत की दुरुस्ती के लिए मैं गाहे गाहे कंपस पर भी निगाह डाल लेता। ऊंचे नीचे और टेढ़े मेढ़े रस्तों से गुजरकर मैंने 3 किलोमीटर का फासला तय किया और एक खुश्क नाले के करीब पहुंच गया। नाले के दरमियान बारिशी पानी के गुजरने की वजह से रेत उभर आई थी और साथ में छोटे बड़े पत्थर बिखरे पड़े थे। झाड़ियां वगैरह नाले के किनारे पर मौजूद थी। दरमियानी इलाका साफ था। नाले की चौड़ाई 50-60 गज के बकदर थी और बदकिस्मती से वहां से 700-800 गज के फासले पर मौजूद टेकरी पर इंडियन आर्मी के एक सेक्टर का बेस मौजूद था, जहां से नाले का ये दरमियानी हिस्सा आसानी से देखा जा सकता था। झाड़ियों के अंदर लेटकर मैंने दूरबीन आंखों से लगा ली। बेस पर गैर मामूली चहल पहल देखते ही मुझे यकीन हो गया कि इन तक ब्रिगेडियर प्रकाश के हलाक होने की खबर पहुंच चुकी है। 10 आदमियों का एक दस्ता मुझे बेस से नीचे उतरकर नाले की समत आता दिखाई दिया। वो यकीनन जाए वकुआ की जानिब रवाना थे। तमाम के तमाम हथियारों से लैस थे। वो नाले में उतरकर मेरी जानिब बढ़ने लगे। उनके पीछे एक और दस्ता था जो नाले में आने की बजाय सीधे रास्ते पर चलते हुए वकुए की जानिब बढ़ता गया। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं तेज रफ्तारी से चलते हुए उस जगह पहुंच गया था, वरना यकीनन इनसे रास्ते में मुठभेड़ हो सकती थी और ऐसी सूरत में मेरा मारा या पकड़ा जाना यकीनी था। मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वहीं छुपा रहूं। दूरबीन स्मॉल पैक में डालकर मैं जल्दी से झाड़ी के मजीद अंदर खिसक गया। झाड़ी के तने के करीब पहुंचकर मैं बिल्कुल साकित लेट गया, यूं कि अपने सांस की आवाज खुद मुझे भी सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा था। जल्द ही उनकी बातों की मुझे आवाज आने लगी। वो पंजाबी और हिंदी दोनों जबानों में बातें कर रहे थे। पंजाबी बोलने वाले शायद सिख थे। उनके करीब आने तक झाड़ी के तने और शाखों पर फिरते हुए चूंटों ने मेरे बदन पर मटरगश्त शुरू कर दी थी। ऐसी हालत में आम बंदा चूंटियों को बदन से दूर झटकने से बाज नहीं रख सकता, क्योंकि ये बहुत बेदर्दी से काटते हैं। मेरे कान की अकबी जानिब और नाक की जड़ में भी दो ने बड़े मजे से दांत गाड़ रखे थे, मगर मैंने पलक तक न झपकी थी। ऐसी हालत में तो स्नाइपर एक बिच्छू को भी खुद से दूर नहीं झटकता। कम से कम 8-10 बंदे होंगे। मेरी समाज से गुजरने वालों का पहला मुकम्मल और वाज़े फिक्रा यही टकराया। एक दूसरी आवाज ने उसकी तरदीद भी की, ज्यादा भी हो सकते हैं। वो जोड़ियों की सूरत में रवाना थे। अपने हथियार उन्होंने तैयार हालत में पकड़े हुए थे। एक आदमी नाले की दाएं और दूसरा बाएं समत की निगरानी कर रहा था। यार अच्छा हुआ ब्रिगेडियर प्रकाश से तो जान छूटी, खज्जल ख्वार करके रखा था बेगैरत ने। ये दूसरी जोड़ी के आदमी की आवाज थी। उसके साथी ने जवाब दिया, उसकी तो खैर है, बल्कि मेजर सूरन की मौत भी काबिल बर्दाश्त है, मगर कर्नल जगजीत सिंह बहुत अच्छा इंसान था।
घात लगाने वाले तो बस ब्रिगेडियर प्रकाश के लिए ही आए होंगे, मगर उसकी आवाज मालूम होती गई और तीसरी जोड़ी की आवाज मेरी समाज से टकराने लगी। अगर उनकी तादाद वाकई 8-10 है तो हम 10 बंदे उन्हें कैसे रोकेंगे? उसके साथी ने जवाब दिया, दूसरी पार्टी सीधे रास्ते पर जा रही है और बाकी सेक्टर से भी पार्टियां रवाना हैं। सारे इलाके का घेराव करके तलाशी ली जाएगी। कमांडोज प्लाटून भी बुलाई जा रही है। चौथी जोड़ी का एक आदमी उन्हीं झाड़ियों में जहां मैं छुपा हुआ था रुकता हुआ बोला, मेरा ख्याल है ये जगह मुनासिब है। उसके साथी ने जवाब दिया, अच्छा जल्दी करो, मैं आगे जा रहा हूँ, तुम फारिग होकर आना। ठीक है, ये कहकर वो झाड़ी की आड़ में आकर अपनी पैंट खोलने लगा। आखिर जोड़ी के एक आदमी ने मुस्कुराकर कहा, सुरेश तेरी पैंट अभी से ढीली हो गई है। उसके दूसरे साथी का कहकहा उसके साथ शामिल था। सुरेश जवाबन बोला, यार सुबह से पेट खराब है, अब आप लोग मजाक ही उड़ाओगे। वो आगे गुजरते चले गए जबकि सुरेश पैंट खोलकर इत्मीनान से बैठ गया। उसका रुख मेरी जानिब था मगर उसकी निगाहें अपने साथियों की तरफ मुतवज्जे थीं। मैं उस वक्त झाड़ी का हिस्सा बना हुआ था। मेरे बदन का कोई जुज़ भी गिली सूट से बाहर नहीं था। सर पर रखी हुई टोपी ने पूरे चेहरे को ढांप रखा था। मखसूस स्याह रंग की क्रीम मैंने पूरे चेहरे पर थोपी हुई थी। स्नाइपर राइफल पर भी मैंने सब्ज रंग के कपड़े की कतरने इस अंदाज से बांधी हुई थी कि सिवाय राइफल के धाने के कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। अचानक फजा में वायरलेस सेट की आवाज गूंजी। यकीनन सुरेश का वॉकी टॉकी बोल रहा था, नंबर 5 सेंड योर लोकेशन, ओवर। दूसरी आवाज ने अपनी जगह बताई, सफेद नाला जंगल मोड़, ओवर। यकीनन इस नाले का कोड नाम सफेद नाला था। मेरी मौजूदा पोजीशन से वो नाला जुनूब की जानिब बढ़ रहा था। नाले की मगरबी तरफ उनका सेक्टर बेस था। 20 के नीचे भी छदरे छदरे दरख्त मौजूद थे, मगर मशरकी तरफ काफी घने दरख्त फैले थे जो नाले के साथ दूर तक चले गए थे। जुनूब की तरफ मुड़ने के बाद नाले की चौड़ाई दुगने से भी ज्यादा हो गई थी और दरख्त बतदरीज टेकरियों तक फैल गए थे। इनमें चीड़ और दियार के बुलंदोबाला दरख्तों के साथ साथ झाड़ी नुमा दरख्त भी मौजूद थे। तुनक के सदाबहार दरख्त भी बकसरत बिखरे हुए थे और इन्हीं दरख्तों के जंगल में मैं अपने उस्ताद सादिक को छोड़ गया था। स्नाइपर्स के नुक्ता नजर से अब ये इलाका महफूज नहीं रहा था, मगर अपने साथी को साथ लेना निहायत जरूरी था। अगर हवालदार सादिक वहाँ छुपा न होता तो यकीनन मैंने नाले नाले में आगे बढ़ जाना था और दुश्मन के इस इलाके को घेरने से पहले मैं कहीं दूर निकल गया होता। अपने साथियों को चौकन्ना होने की हिदायत दे दो और तमाम को बता दो कि जहाँ सिर्फ एक बंदे की मौजूदगी के आसार मिले हैं वो बहुत अच्छा निशानेबाज और मंझा हुआ स्नाइपर है। इस एक ही ने हमारे 8 आदमियों को शहीद कर दिया है, इसलिए एहतियात से काम लें, ओवर। मुसलमानों की देखा देखी दूसरे मजाहिब के लोग भी अपने जंग में हलाक होने वाले सिपाहियों को शहीद कहने लगे हैं। नंबर 5 ने गोया बात समझ जाने का इकरार किया, रॉजर। किसी भी छोटी से छोटी बात की फौरन इत्तला देना, कैप लिसनिंग आउट। अहकाम देने वाले ने उसे आउट कहते ही दूसरी पार्टी को पुकारना शुरू कर दिया, नंबर 6 सेंड योर लोकेशन, ओवर। जवाब मिला, नाला रोड जंक्शन, ओवर। कॉपीड मैसेज, सेम टू यू। पूरी बात दोहराने की जरूरत उसने इसलिए भी महसूस नहीं की थी कि नंबर 5 से होने वाली गुफ्तगू नंबर 6 भी सुन रहा था। रॉजर। नंबर 6 की तरह से समझ आने की इत्तला मिलने पर वो उसे भी लिसनिंग पर रख कर तीसरी पार्टी से बात करने लगा। इस मर्तबा उसने नंबर 7 को पुकारा था, मगर नंबर 7 की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। यकीनन वो हमसे दूर था। कंट्रोल की मुख्तलिफ पार्टियों को पुकारने की आवाज फजा में गूंजती रही। गुफ्तगू जारी रही। वो वॉकी टॉकी सेट की तरफ मुतवज्जे रहा और फिर मुट्ठी में रेत भरकर अपनी सफाई करने लगा। पैंट बांधते वक्त उसकी नजर गैर इरादी तौर पर उसी झाड़ी की तरफ उठ रही थी जहां मैं छुपा बैठा था और उसकी बदबख्ती के मैंने उसे चौंकते देखा। मुसलसल उस जानिब घूरने पर उसे मेरी हैयत ने चौंका दिया था। यूं भी मैं अफरा तफरी में छुपा था, इसलिए झाड़ियां वगैरह अपने ऊपर नहीं डाल सका था। बेल्ट बांधे बगैर वो जमीन पर पड़े अपने हथियार की तरफ मुतवज्जे हुआ। उसके हथियार संभालने तक मैं ये फैसला कर चुका था कि मुझे क्या करना है। ठक की आवाज के साथ उसके सर में रोशनदान खुल गया। वो नीचे गिर कर तड़पने लगा। मैं जल्दी से झाड़ी से निकला और उसकी लाश को घसीट कर झाड़ी में फेंक दिया। उसका वॉकी टॉकी सेट मुझे कारामद लगा। वॉकी टॉकी सेट माँ इजाफी बैटरी उठाकर मैंने अपने पास रख लिया और फिर झाड़ियों की ओट में रहते हुए मैंने उसके जाने वाले साथियों की तरफ निगाह दौड़ाई। वो फरलांग भर आगे निकल गए थे। दूरबीन निकालकर मैंने बेस की तरफ निगाह दौड़ाई। एक आदमी मुझे टहलता हुआ नजर आया। उस जगह से नाला उबूर करने में देखे जाने का सख्त खतरा था। मैं झाड़ियों की आड़ लेकर बेस की तरफ रवाना हो गया। वॉकी टॉकी सेट की आवाज कम करके सेट मैंने ऑन रहने दिया था। जल्द ही सेट से सुरेश को पुकारा जाने लगा, नंबर 5 फॉर निकनेम सुरेश, ओवर। नंबर 5 फॉर निकनेम सुरेश, ओवर। वो बार बार सुरेश को पुकार रहा था, मगर जैसे ही उसने वक्फा किया सेट से एक दूसरी आवाज बुलंद हुई। वैसे ज्यादातर सामीन तो जानते होंगे, मगर जिनका कभी वायरलेस सेट से वास्ता नहीं पड़ा उनकी इत्तला के लिए बतलाता जाऊं कि वायरलेस सेट पर जब एक तरफ से बात हो रही हो तो सुनने वाला बात नहीं करता, यहाँ तक कि बोलने वाले को ओवर कहकर अगले को मौका देना होता है। इस ज़िम्न में ये भी याद रहे कि कंट्रोल उसको कहते हैं जो किसी जगह मौजूद तमाम पार्टियों को कंट्रोल कर रहा हो
اور وائرلیس پر پیغام بھیج رہا ہوں. کنٹرول فار نمبر 5 اوور. یس نمبر 5 فار کنٹرول اوور. وہ کنٹرول کو جواب دینے لگا. نمبر 5 نک نیم سریش کہاں گیا ہے اور جواب کیوں نہیں دے رہا؟ وہ رفع حاجت کے لیے رکا تھا. 15-20 منٹ ہونے کو ہیں. پتہ نہیں کیوں جواب نہیں دے رہا. میں نے اس کی تلاش میں آدمی بھیج دیا ہے. اوور. اکیلا آدمی نہیں بھیجنا. تمام کو واپس لے کے جاؤ. ہری اپ اینڈ جلدی سے اوکے رپورٹ بھیجو. اوور. کنٹرول سے بولنے والے کا لہجہ کافی سخت اور تنبیہی تھا. راجر. نمبر 5 جلدی سے بولا مگر کنٹرول کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تھا. ان کی گفتگو سن کر میرے قدموں میں خود بخود تیزی آ گئی تھی. تھوڑی دیر بعد میں بیس کے نیچے سے ہو کر نالا عبور کر رہا تھا. اس جگہ میں بیس سے بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور نالے میں موجود دشمن کی نظر سے بھی اوجھل تھا. نالا عبور کر کے میں جو ہی جھاڑیوں میں گھسا واکی ٹاکی ایک مرتبہ پھر بول اٹھا. نمبر 5 فار کنٹرول اوور. اس کی آواز سخت گھبرائی ہوئی تھی. یس اوور. کنٹرول کی آواز آئی. نمبر 5 گھبراہٹ آمیز لہجے میں بولا سریش قتل ہو گیا ہے. اوور. ہری اپ پوزیشن لے لو. وہ یہیں کہیں چھپا ہے. میں باقی پارٹیاں بھیج رہا ہوں. جوانوں کو کہو آڑ میں رہیں. اوور. نمبر 5 نے کہا راجر. کنٹرول فار لالی سیکٹر بیس. اوور. کنٹرول یقیناً اسی بیس کو رابطہ کر رہا تھا جہاں سے میں گزر کر آیا تھا. بیس فار کنٹرول سینڈ یور میسج. اوور. کیا اپنے آدمی تمہاری نظر میں ہیں؟ اوور. یس مجھے نظر آ رہے ہیں. اوور. کیا ان کے علاوہ کوئی حرکت نظر آ رہی ہے؟ اوور. نو اب تک تو نظر نہیں آئی. جیسے ہی نظر آئے گی میں آپ کو بتا دوں گا. اوور. اوور اینڈ آل. یہ کہہ کر کنٹرول تمام پارٹیوں کو سفید نالے کی طرف اکٹھا ہونے کی ہدایت جاری کرنے لگا. میں نے ان کی گفتگو کے اختتام پر واکی ٹاکی کو بند کر دیا کیونکہ مسلسل چلنے پر بیٹری نے ختم ہو جانا تھا. گو ایک اضافی بیٹری میرے پاس موجود تھی مگر پھر بھی عقل مندی کا تقاضا یہی تھا کہ میں واکی ٹاکی کے استعمال میں کفایت شعاری سے کام لوں. ان کی گفتگو نے میرے قدموں میں بجلی بھر دی تھی. میں جتنا جلدی وہاں سے غائب ہو جاتا بہتر تھا. اگر ایک بار وہ جنگل کو گھیرے میں لے لیتے تو یقیناً میں نے چوہے دان میں پھنس کر رہ جانا تھا بلکہ میرے ساتھ استاد صادق نے بھی مارا جانا تھا. کلومیٹر بھر سفر طے کرنے کے بعد میں تھوڑا سا رکا. اسمال پیک سے نقشہ نکال کر میں نے اپنی سمت درست کی اور پھر چل پڑا. جلد ہی مجھے امدادی نشان نظر آ گیا. یہ چیڑ کا ایک بلند درخت تھا جس کے تنے پر میں نے جاتے وقت مخصوص نشان لگایا تھا. وہ درخت نظر آتے ہی میرے لیے رستے کی شناخت آسان ہو گئی تھی. اس درخت سے 200 قدم جنوب کی جانب ایک چھتری نما درخت جو ذرا سا مشرق کی جانب جھکا ہوا تھا نشان راہ تھا. چھتری نما درخت کے بعد چیڑ کا ایک ٹوٹا ہوا درخت اسی سیدھ میں موجود تھا. آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے وہ درخت نصف تنے سے کٹ گیا تھا. ایک نشان مل جانے کے بعد باقی نشان ملتے چلے گئے. ٹوٹے ہوئے تنے والے درخت سے آگے مجھے 15-20 منٹ لگے اور اس کے بعد میں ٹھیک اس مقام تک پہنچ گیا جہاں میں نے استاد صادق کو چھوڑا تھا. استاد صادق. میں نے ہر احتیاط بالائے طاق رکھ دی اور اسے آواز دی. میرے پاس وقت بہت کم تھا ورنہ اصولاً تو مجھے وہاں بے دھڑک آنے سے گریز کرنا چاہیے تھا کیونکہ اگر استاد صادق خدا نخواستہ کسی وجہ سے پکڑا گیا ہوتا تو یقیناً دشمن وہاں میری گھات میں بیٹھا ہوتا. میں یہاں ہوں. مجھے استاد صادق کی آواز تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح محسوس ہوئی تھی. میں نے آواز کی سمت کا تعین کرتے ہوئے اس طرف نگاہ دوڑائی. وہاں 3 درخت آپس میں اس طرح جڑے ہوئے تھے کہ ایک پھیلے ہوئے گھنے درخت کی صورت اختیار کر گئے تھے. اگر وہ مجھے آواز نہ دیتا تو میں اسے ڈھونڈنے میں ناکام رہتا. چلیں سر ہمیں فی الفور یہاں سے دور جانا ہوگا. ان درختوں کے نیچے جا کر میں نے نظریں اٹھائیں مگر اس بار بھی مجھے گھنی شاخوں کے علاوہ کچھ دکھائی نہ دیا. پھر شاخوں میں حرکت ہوئی اور استاد صادق کا چہرہ نظر آیا. اس نے چھوٹتے ہی پوچھا مشن کا کیا ہوا؟ سر الحمدللہ کامیاب لوٹا ہوں مگر اب تفصیلات بتانے کا وقت نہیں ہے. ہمیں چلنا چاہیے. ذیشان مجھے لگتا ہے میرے پاؤں کی ہڈی کریک ہو گئی ہے. پاؤں سوج گیا ہے. اس پاؤں کے ساتھ چلنا ایک خواب ہی ہوگا. اس کی آواز میں گہرے تعصف کی جھلک تھی. مگر سر تھوڑی دیر بعد یہ جنگل دشمن کے گھیرے میں ہوگا. اس نے کہا میری مانو تو نکل جاؤ. کم از کم ایک کا زندہ لوٹنا دونوں کی شہادت سے بہت بہتر ہوگا. اگر میرا سہارا لے کر چلنے کی کوشش کرو تو شاید ہم آہستہ آہستہ. وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا یقیناً وقت ضائع کر رہے ہو. اب تک آپ کافی دور نکل گئے ہوتے. میں نے اطمینان سے کہا صحیح کہا. ویسے مجھے امید ہے کہ ان درختوں پر 2 آدمیوں کے چھپنے کی گنجائش ہے. بے وقوف مت بنو ذیشان. اس نے مجھے ڈانٹا. اگر یہ بے وقوفی ہے تو میں بے وقوف بھلا. میں رائفل کندھے سے لٹکا کر درمیان والے درخت پر چڑھنے لگا. جانتے بھی ہو ایک سنائپر تیار کرنے میں کتنی محنت اور پیسہ خرچ ہوتا ہے اور اتنی محنت کے اور خرچ کے بعد کسی شخص کا اچھا سنائپر بننا یقینی نہیں ہوتا. میں نے اطمینان سے جواب دیا یہ بات مجھے یہاں بھیجنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی. وہ زچ ہو کر بولا وہ مشن تھا. میں ایک مضبوط شاخ منتخب کر کے چھپنے کے لیے مچان بنانے لگا اور یہ عبادت ہے. ذیشان آپ اچھا نہیں کر رہے. استاد جی ایک بات کہوں؟ کہو. آپ اپنی توانائی کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ وہ گہرا سانس لے کر خاموش ہو گیا. اچھا تفصیل نہیں سنو گے؟ وہ بے بسی سے بولا سنا دو یار. اور میں اسے تفصیل سے اپنی کارروائی کے بارے میں بتانے لگا. اس دوران میرے ہاتھ کام سے غافل نہیں ہوئے تھے. میری بات ختم ہوتے ہی اس کے منہ سے بے ساختہ تعریفی کلمے ادا ہوئے. شاباش آپ نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. اس سے زیادہ کی توقع ایک منجے ہوئے سنائپر سے بھی نہیں کی جا سکتی.
लेकिन अब क्या करेंगे? मैं मुस्तफसर हुआ। मैं अपनी राय का इजहार कर चुका हूँ। मैंने कहा, इसे राय का इजहार नहीं, लठ मारना कहते हैं। वो फीकी मुस्कुराहट के साथ बोला, तो समझ लो अब हम लठ मारने जोगे ही रह गए हैं। मैंने वॉकी टॉकी निकाल कर उसे दिखाया। अच्छा ये देखो। वो बोला, ये आखिरी मकतूल से चीना है ना? मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, जी। वैसे उसे मारकर आपने दुश्मन के लिए सहूलत पैदा कर दी है, उसने तासुफ भरे अंदाज में कहा। उस्ताद जी, मैं मजबूर था, वरना इतनी समझ तो मुझे भी है कि ऐसा करके मैंने दुश्मन की तलाश को एक मुतय्यन रुख मुहैया कर दिया है। अब उनकी सारी तवानाइयां इस जंगल को घेरने में सर्फ होंगी। मैंने कहा, हाँ, मैंने उनकी गुफ्तगू वायरलेस पर सुनी है। वो जंगल को घेरने का मंसूबा बना रहे हैं। अच्छा, अब इसे ऑन करो ताकि पता चल सके कि हम कब तक उनके हत्थे चढ़ने वाले हैं। मैंने कहा, ये बदशगुनी की बातें आपको जेब नहीं देती, और साथ ही मैंने वॉकी टॉकी ऑन कर दिया, मगर दुश्मन की किसी आदमी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। चंद लम्हे तक खाली शाएं शाएं सुनने के बाद उस्ताद सादिक बोला, गालिबन उन्हें वॉकी टॉकी के गायब होने का पता चल गया है और उन्होंने फ्रीक्वेंसी तब्दील कर दी है। मगर उसी वक्त वॉकी टॉकी से उभरती कंट्रोल की आवाज ने उस्ताद कामरान के अंदेशे को झुटला दिया। वो कॉल साइन नंबर 5 और नंबर 6 से उनकी लोकेशन के बारे में पूछ रहा था। पता चला कि वो दोनों ग्रुप जंगल की मगरबी तरफ सफेद नाले में पोजीशन ले चुके हैं। जुनूबी समत करीबन 8-10 किलोमीटर दूर एक और ग्रुप पहुंच गया था, जो अगले मोर्चों से एक 2 आदमी इकट्ठे करके जमा किया गया था। इस ग्रुप के साथ कंट्रोल का राब्ता किसी बड़े वायरलेस सेट पर था, क्योंकि वो लोग वॉकी टॉकी की रेंज से दूर थे। उनकी बाबत शुमाली और मगरबी अतराफ में मौजूद पार्टियों को कंट्रोल ने आगाह किया था। कंट्रोल बार बार उन्हें एहतियात से हरकत करने की तलकीन कर रहा था, क्योंकि वो एक स्नाइपर के खिलाफ घेरा तंग कर रहे थे। एक ऐसा स्नाइपर जो उनके 9 बंदों को हलाक कर चुका था। बस अब बंद कर दो। उस्ताद सादिक ने मुझे वॉकी टॉकी बंद करने का इशारा किया। थोड़ी देर के बाद सूरत हाल मालूम करेंगे। मुसलसल ऑन हालत में रहने पर बैटरी जल्द खत्म हो जाएगी। इसकी एक इजाफी बैटरी भी साथ लाया हूँ। मैंने उसकी मालूमात में इजाफा किया, मगर वॉकी टॉकी ऑफ करना मैं नहीं भूला था। कहकर उसने किसी भी किस्म का तस्करा करने से गुरेज किया था। सूरज काफी देर हुई पहाड़ों में गायब हो चुका था। अब अंधेरा गहरा होने लगा था। शायद वो रात को जंगल में घुसने की कोशिश न करें। मैंने अंदाजा लगाया। हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर उनका घेराव मुकम्मल हो चुका है तो वो सुबह तक कार्रवाई को मौखर कर सकते हैं, मगर ये भी हकीकत है कि पूरी रात इंतजार करने में उनका नुकसान है। मैंने पूछा, वो कैसे? जाहिर है हमारा जंगल में छुपा होना एक अंदाजा ही तो है, और अंदाजों का गलत होना हैरान कुन नहीं होता। मैंने मौजू बदलते हुए पूछा, आपके पास पानी मौजूद है या खत्म हो गया है? वो बोला, थोड़ा सा है, चाहिए? मैंने नफी में सर हिलाया, नहीं, मेरी वाटर बॉटल भरी हुई है। पानी के इस्तेमाल में एहतियात बरतनी पड़ेगी, ना मालूम कब तक छुपना पड़े। मैंने इंकशाफ किया, चश्मे की जगह मुझे मालूम है, मगर फासला ज्यादा है। चश्मे तो यहाँ भी मौजूद हो सकते हैं, अलबत्ता उन्हें ढूंढना मुश्किल होगा। अगर नक्शे में मौजूद हुए तो फिर उनकी तलाश आसान होगी। ये आरजी और छोटे चश्मे हैं, ये नक्शे पर जाहिर नहीं किए जाते। कुछ खाने का मूड है? मैंने पूछा। उसने मजाहिया अंदाज में कहा, कुछ तो यूं कह रहे हो जैसे 10 खाने यहाँ मौजूद हैं। मैं खिसिया कर बोला, सर कुछ ना कुछ तो मौजूद है ना। वो बोले, अच्छा फिलहाल गुफ्तगू से परहेज करो। नाइट विजन साइट से चारों जानिब के इलाके को यहीं बैठे बैठे देख लो, क्या पता दुश्मन पेशकदमी कर रहा हो। मैंने वॉकी टॉकी ऑन कर लिया। नाइट विजन साइट की क्या जरूरत है, मेरे पास वायरलेस सेट मौजूद है। चंद लम्हों की शां शां के बाद एक आवाज उभरी, कंट्रोल फॉर ऑल स्टेशन, ओके रिपोर्ट देंगे। नंबर 5 ने अल्फाबेट की जबान में जवाब दिया, ऑस्कर किलो, ओके। नंबर 6, कंट्रोल ने अगला कॉल साइन पुकारा, नंबर 6 ऑस्कर किलो। नंबर 6 ने जवाब दिया। वो फर्दन तमाम पार्टियों को पुकारता गया और मुतल्लिका पार्टी लीडर जवाब देता गया। सब अच्छा की रिपोर्ट लेकर उसने तमाम पार्टियों को अगले हुक्म के इंतजार का मुजदा सुनाया। यकीनन उसने पार्टियों को आगे बढ़ने या अपनी जगह पर रात गुजारने के इंतजार करने की बाबत हुक्म सुनाना था। मैं भी वॉकी टॉकी बंद किए बगैर महवे इंतजार रहा। 10-15 मिनट के बाद एक मरतबा फिर तमाम पार्टियों को अपनी जगह पर ठहरे रहकर सुबह सवेरे तक पेशकदमी की कार्रवाई मौखर करने का हुक्म सुना दिया गया। मैंने वॉकी टॉकी बंद करते हुए कहा, मतलब वो डर गए हैं? नहीं यार, एक स्नाइपर को रात के वक्त इस जंगल में ढूंढना यकीनन भूसे के ढेर में से सुई ढूंढने के मुतरादिफ है। उन्होंने जंगल को तकरीबन घेरे में ले लिया है। कल दिन की रोशनी में इत्मीनान से अपना शिकार ढूंढ लेंगे। मैंने कहा, अगर आप ठीक होते तो क्या हम यहीं बैठे उनका इंतजार करते रहते? वो बोला, तो कहाँ जाते? मैंने कहा, इस जंगल से निकल भागते। वो जितनी भी कोशिश कर लें चप्पे चप्पे पर अपने आदमी तैनात नहीं कर सकते, उनके घेरे में कई शगाफ होंगे। वो बोले, जीशान, आते वक्त दुश्मन की बेखबरी में इन रस्तों से गुजरना इतना मुश्किल नहीं था। हमने नक्शे को भी बस सरसरी अंदाज में देखा था। आज दिन को मैं बड़ी बारीकी से इलाके का नक्शा खंगाल चुका हूँ। इस जगह के मशरकी तरफ जो पहाड़ी सिलसिला है, जंगल की जानिब से सारा सिलसिला सीधी खड़ी चट्टानों पर मुश्तमिल है, जिन्हें नक्शे की जबान में एस्कार्पमेंट कहते हैं, और ऐसी चढ़ाइयां कोई को पहमा ही सर कर सकता है।
मगरबी जानिब उनके किसी सेक्टर का बेस है, गालिबन आप जिसे लाली सेक्टर बतला रहे थे, और इसी पहाड़ी सिलसिले पर उनकी 2 और पोस्टें भी मौजूद हैं। सादा लफ्जों में कहूँ तो उस जानिब से उस वक्त भाग निकलना जबकि पोस्टों के संतरी चौकन्ना हो निहायत दुश्वार बल्कि नामुमकिन है। शुमाल की जानिब तंग दर्रे की रोड और सफेद नाला है। ये दोनों रस्ते खुली किताब की मानिंद हैं और सबसे बढ़कर ये रास्ता दुश्मन के इलाके की तरफ जाता है। कोई बेवकूफ ही इस समत निकलने की कोशिश करेगा। अब रह गई जुनूब की समत, तो उस जानिब चप्पे चप्पे की निगरानी कोई मुश्किल काम नहीं है। सर, आप मुझे खौफजदा करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, बस सूरत हाल का सही तज्जिया करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा छोड़ें सर, पेट पूजा करते हैं। मैंने स्मॉल पैक से भुने हुए चने के बिस्किट निकाल कर खाना शुरू कर दिए। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर बिस्किट थे। चंद बिस्किट ही आदमी को 24 घंटे की तवानाई मुहैया कर देते थे। यही बिस्किट उस्ताद सादी के पास भी मौजूद थे। मेरी तरगीब पर उसने भी बिस्किट चबाने शुरू कर दिए। उसने बिस्किट खाकर कहा, पानी मुझे भी पिलाना। ये लें, पहले आप पी लें। मैंने अपनी जगह से सरक कर वाटर पाइप उसकी जानिब बढ़ा दिया। बहुत मीठा पानी है इस चश्मे का। सिर होकर पानी पीने के बाद उसने वाटर पाइप मेरी जानिब बढ़ा दिया। वाकई सर, बहुत उम्दा पानी है। अच्छा, अब आराम कर लो, क्योंकि सुबह एक लम्हे के लिए भी नहीं सो सकेंगे। ठीक है, मगर पहले आपका पाँव देख लूं। मैं उस्ताद सादी की तरफ बढ़ गया। वाकई उसका पाँव काफी सूजा हुआ था। सूजन पिंडली तक फैल गई थी। इसका इलाज किसी अस्पताल ही में मुमकिन था। मैंने अपनी जगह वापस आकर आंखें बंद कर लीं। मेरे आसाब जितने भी मजबूत होते मेरा पहला मिशन था, और ऐसे हालात से पहली बार मेरा वास्ता पड़ रहा था। गुज़श्ता रात की तरह मुझे उस रात भी बस वाजिबी सी नींद आई। बार बार आंख खुल जाती थी। चंद बार मैंने वॉकी टॉकी ऑन करके दुश्मन को भी सुनने की कोशिश की। बस एक मर्तबा उन्हें सब अच्छा देते हुए सुना। उसके अलावा खामोशी छाई रही।